हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास Node.js की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल बैक पैटर्न इन Node.js। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर FS मॉड्यूल कवर किया था, पाथ मॉड्यूल कवर किया था, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो भाई देखो, Node.js की जो डेवलपमेंट है ना, इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक पैटर्न का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। कॉल बैक पैटर्न मतलब जिसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा FS मॉड्यूल के अंदर, पाथ मॉड्यूल के अंदर हमने कॉल बैक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। भाई देखो, हम इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक पैटर्न है, ये यूज किस लिए होता है, मतलब इसका मकसद क्या है, फायदा क्या है, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि भाई Node.js के अंदर हमारे पास बहुत सारी जगहों पे ये कॉल बैक फंक्शन मतलब कॉल बैक पैटर्न का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो भाई देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं, और वो ये है कि हमने इसी लेक्चर सीरीज के अंदर पार्ट नंबर 8 के अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन Node.js का लेक्चर कवर किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर लाजमी देख लो, क्योंकि इसके अंदर, इस कॉल बैक पैटर्न के अंदर हम सिंक्रोनस कॉल बैक और एसिंक्रोनस कॉल बैक की बात करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो जो पार्ट नंबर 8 है, जिसके अंदर मैंने सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन Node.js के बारे में आपको बताया था, तो वो वाला लेक्चर आपने लाजमी देखना है अगर आप चाहते हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js की इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कॉल बैक पैटर्न इन Node.js, ठीक है, इसको समझाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कॉल बैक फंक्शन को समझने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे देखो, वी कैन पास अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब भाई देखो, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी बना सकते हैं ना, पैरामीटर भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कॉल करते वक्त हम उसके पैरामीटर में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो जरा इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ अब मैं आपको डायग्राम से इस कॉल बैक फंक्शन का, कॉल बैक पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका क्या नाम है show1। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। गौर से देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे show1, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया नेम। इसका मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, कौन सा show1, तो ये एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेगा, जिसके अंदर हमें कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा वो यहाँ पे देखो console.log के अंदर हेलो के साथ मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ अपने console.log पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका क्या नाम है show2, और ये भी हमारे पास देखो क्या लेता है, एक पैरामीटर लेता है। लेकिन भाई देखो, ये जो पैरामीटर होगा ना show name, बेसिकली ये हमारे पास होगा एक फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि हम एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, show2 फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, नेम, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दी, आदिल। और फिर देखो, यही जो नेम वाला हमारे पास वेरिएबल है, ये मैं अपने इस शो नेम के फंक्शन को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे देखो कि ये जो शो नेम है ना, इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन रिसीव होगा, और उसी फंक्शन को यहाँ पे देखो मैं कॉल कर रहा हूँ, किसके साथ, यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है उसको मैं इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कैसे करूंगा, जरा गौर से समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मेरा show2 वाला फंक्शन है ना, कौन सा, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर अब देखो मैं क्या पास कर रहा हूँ, अपना show1 का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। मतलब ये जो show1 का मेरे पास फंक्शन था ना, जो सबसे पहला फंक्शन मैंने बनाया था, उसको मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, किसको, अपने show2 वाले फंक्शन को। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो कि ये जो show1 वाला फंक्शन है, ये मैंने पास कर दिया
किसको, अपने show2 के फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये जो शो नेम है ना, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारा show1 वाला फंक्शन। और फिर देखो show2 फंक्शन के एंड में मैंने यही वाला शो नेम वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसका मतलब ये जो शो नेम वाला फंक्शन है ये कौन से फंक्शन को रेफर कर रहा है, show1 वाले फंक्शन को रेफर कर रहा है। और show1 वाला फंक्शन आप देखो हमारे पास आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, एक नेम नाम से पैरामीटर लेता है ना। तो देखो, तो show2 के अंदर देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू क्या पास की थी, आदिल, और यही वाला वेरिएबल नेम मैंने अपने इस शो नेम के फंक्शन को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो जब ये शो नेम वाला फंक्शन चलेगा तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो आदिल। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, इसको समझना जरूरी है भाई। देखो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है ये शो नेम। इसका मतलब ये जो show1 वाला फंक्शन था ना, जब मैंने इसको पास किया अपने show2 वाले फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये फंक्शन हमारे पास बन गया कॉल बैक फंक्शन। और इसी कॉल बैक फंक्शन को मैं कहां पे कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये जो show2 वाला फंक्शन था उसकी लास्ट लाइन पे मैं अपना ये शो नेम का कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो ये होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को अक्सर समझ में नहीं आता। मतलब ये जो show1 वाला फंक्शन है, जब मैंने इसको पास किया अपने show2 फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये जो आपके पास शो नेम है ना, जिसके अंदर किसका रेफरेंस है, show1 का रेफरेंस है, तो बेसिकली ये आपके पास कॉल बैक फंक्शन है। और ये कॉल बैक फंक्शन शो नेम कब चलेगा, जब हमारे show2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके एंड में हमारे पास ये शो नेम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो भाई देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो शो नेम है जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो show2 वाला फंक्शन है ना, इसका भी एक नाम होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो क्या है, वो है हाई ऑर्डर फंक्शन। तो अब जरा हाई ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना। भाई देखो, जिस फंक्शन के अंदर मैं अपना कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा, उस फंक्शन को कहा जाता है हाई ऑर्डर फंक्शन। इसका मतलब इस केस में हाई ऑर्डर फंक्शन कौन सा हुआ, हमारा ये show2, क्योंकि इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, देखो अपना कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। मतलब ये जो show1 था ना, यहां पे ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है, लेकिन जब मैं इसको पास कर दूंगा अपने किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जब मैं इसे कॉल करूंगा, तब हमारे पास ये बन जाएगा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, इसी एग्जांपल को समझाता हूं। यहाँ पे देखो, ये वाला फंक्शन है ना show1, जिसको मैंने पास किया था अपने show2 को, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हाई ऑर्डर फंक्शन बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे अपने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो ये जो show1 वाला फंक्शन था, जब मैंने इसको पास किया अपने इस हाई ऑर्डर फंक्शन को, तो ये बन गया हमारे पास कॉल बैक। और इसी कॉल बैक फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे यूज कर रहा हूं। मतलब अब मैंने नेम्स स्पेसिफाई कर दिए, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन कौन सा है और कॉल बैक फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कॉन्सेप्ट किसका, कॉल बैक फंक्शन का। फिर आगे आ जाओ। तो भाई देखो, अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपको जरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने VS कोड में। ठीक है, देखो VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है कॉल बैक पैटर्न के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर देखो index.js की फाइल बनाई हुई है, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, और package.json भी यहाँ पे मैंने पहले से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं इसी तरह से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का नाम मैं यही रखता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया, show1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी बॉडी आ गई, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ नेम, और फिर उसी को मैं यहाँ पे console.log करके दिखाता हूँ, console.log, और फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं ये लिटरल्स यूज कर लूंगा, मतलब बैकटिक्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो। हेलो के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये सिंटेक्स होता है, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा, और इसके अंदर अपना ये नेम वाला वेरिएबल मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, मतलब ये जो show1 फंक्शन बनाया इसको हम एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपना हाई ऑर्डर फंक्शन, और उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ show2। और इसके अंदर ये भी हमारे पास क्या लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट लेगा ना, वो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, और अब इसको देखो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, इसके अंदर मैं अपना नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ आदिल। और अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर ये वाला फंक्शन हमने रेफरेंसेस का पास करना है ना, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो शो नेम को यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ, और इसके अंदर ये नेम वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। ठीक है,
और अब देखो इसको मैं कॉल किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो शो टू, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपना ये शो वन वाला फंक्शन, ठीक है। तो भाई देखो जैसे ही मैंने अपना ये शो वन वाला फंक्शन इस शो टू को पास किया ना, और ये शो वन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, शो नेम के इस पैरामीटर के अंदर, और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन गया हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। टर्मिनल में अपना नीचे क्लियर कर देता हूँ। तो रन करने के लिए यहाँ पे देखो मैं कमांड टाइप करता हूँ नोड और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। ये देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है आपको, हेलो आदिल, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, कॉल बैक फंक्शन का। लेकिन भाई देखो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मतलब पाथ मॉड्यूल हो गया, एफएस मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर जो हमने कॉल बैक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था वो हमारे पास इस तरह से तो नहीं दिखता था ना। मतलब हम इस तरह से तो नहीं करते थे ना कि हम अलग से फंक्शन बनाएं और फिर उसको एज अ कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करें। मतलब उसका वो जो पैटर्न होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था लिखने का, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। मतलब यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल करके बताया कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो हमारे पास प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, देखो हमने अपने एफएस मॉड्यूल के अंदर एक रीड फाइल का एक मेथड पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, जिसका क्या काम था कि किसी भी फाइल में से वो क्या करता था, लाइंस को, डेटा को रीड करके हमें रिजल्ट आउटपुट में देता था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल है, कौन सी, txt फाइल, मतलब नोटपैड की फाइल है demo.txt, ठीक है। ये एक टेक्स्ट फाइल है और इसके साथ यहाँ पे देखो ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है ना, ये है हमारा बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। मतलब देखो यहाँ पे वो जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बताई थी, ठीक है, उसके अंदर हम अलग से एक फंक्शन बना रहे थे और फिर उसको एक दूसरे फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो रीड फाइल वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर ही मैंने यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया है। मतलब ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है ना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे देखो एरो यहाँ पे बनाए हुए हैं, मतलब ये जो एरो फंक्शन है यही बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई देखो जब तक ये जो फाइल है ना हमारे पास demo.txt, जब तक इसका सारा डेटा रीड नहीं हो जाता तब तक हमारे पास ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कॉल नहीं होगा। मतलब ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है ना येलो कलर में, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रीड फाइल के ऊपर, कि भाई जब तक रीड फाइल वाला फंक्शन demo.txt का सारा डेटा रीड नहीं कर लेता तब तक ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा। क्योंकि कॉल बैक फंक्शन कब कॉल होगा, जब रीड फाइल वाला जो फंक्शन है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा, उसके बाद हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब रीड फाइल सारा डेटा रीड कर लेगा तो वो इस कॉल बैक फंक्शन के डेटा पैरामीटर में हमारा सारा डेटा पास करेगा जो उसने रीड किया है फाइल में से, और फिर उसको हम यहाँ पे इस तरह से क्या करवा लेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है अपने कॉल बैक फंक्शन को लिखने का, एक तो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा ये है, एक और तीसरा भी हमारे पास एक इस कॉल बैक फंक्शन को लिखने का तरीका है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं किया, यहाँ पे देखो बेसिकली एरो फंक्शन है जो कि एज अ कॉल बैक फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन पास किया हुआ है और ये भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। लेकिन दोनों केसेस में आप देखो इन दोनों फंक्शन का कोई नाम नहीं है, मतलब कॉल बैक फंक्शन का हमारे पास यहाँ पे कोई नेम नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चलता है जब हमारे पास एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपने कॉल बैक फंक्शंस को यूज करते हैं प्रैक्टिकली इन Node.js, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम से आपको समझाया, प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाया, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जो इसकी मेन डेफिनेशन है उससे समझाता हूं, तो अब आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। मतलब वो जो मैंने आपको शुरू में फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी ना, वही बेसिकली समझ लो कि क्या है, कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉल बैक क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन है और कॉल बैक फंक्शन को हम पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन को। मतलब ऐसा फंक्शन जिसको हम किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और फिर उसी फंक्शन के अंदर उसे कॉल करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। फिर देखो सेकंड पॉइंट, दिस टेक्निक अलाउज अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। मतलब इस टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर देखो थर्ड पॉइंट, A callback function can run after another function has finished। देखो वही पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया
कि देखो एक फंक्शन है ना, उसके अंदर मैं अपने कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहा हूं, तो वो जो आउटसाइड फंक्शन मैंने बनाया है ना, जिस तरह मैंने रीड फाइल का फंक्शन कॉल किया था और उसके अंदर मैंने अपना कॉल बैक फंक्शन बनाया था, तो जब तक हमारा वो हाई ऑर्डर फंक्शन जो होता है ना, पहले वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और उसके बाद एंड में लास्ट में हमारे पास हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है। तो यही पॉइंट बता रहा है कि जब आपका एक फंक्शन जिसके अंदर आप अपने कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, फिनिश कर लेता है, उसके बाद मतलब आफ्टर में हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉल बैक फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटर्न्ड एज वैल्यूज फ्रॉम अदर फंक्शंस। भाई देखो यहां पे कह रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा ना कि हम कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, मतलब जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन बेसिकली हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पे कह रहा है कि जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, इसको भी हम रिटर्न करवा सकते हैं जिस तरह से हम वैल्यूज को रिटर्न करवाते थे। किस तरह से, यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो ये वाला हमारे पास फंक्शन है ना, जिसके अंदर हम अपने कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर जब हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं, वो हम अपने फंक्शन के लास्ट में यूज करते हैं। और यहां पे देखो ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ये भी हम सबसे लास्ट में यूज कर रहे हैं, जो कि हमें एक फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है, मतलब एक लाइन रिटर्न करके दे रहा है। और वो लाइन कौन सी थी, ये वाली। मतलब जिस तरह आप अपने फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करवाते हो ना, सेम उसी तरह आप कॉल बैक फंक्शन को भी क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, जो कि आपको कोई वैल्यू, कोई लाइन या कोई स्टेटमेंट रिटर्न करके देती है। ठीक है, तो ये यही पॉइंट है जो कि आपको यहां पे बता रहा है। सही है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कॉल बैक। भाई देखो यहां पे एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि हमें कॉल बैक पैटर्न की, मतलब कॉल बैक फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए, उसको समझने के लिए यहां पे मैं आपको कॉल बैक की टाइप्स बताता हूं, मतलब कॉल बैक फंक्शन की हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, पहली टाइप है यहां पे देखो सिंक्रोनस कॉल बैक्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास एसिंक्रोनस कॉल बैक्स। मतलब देखो यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसलिए मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरू में बताया था कि इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो हमारा पार्ट नंबर 8 है ना, जिसके अंदर हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन नोड.जेएस को डिस्कस किया था, वो वाला लेक्चर लाजमी देखना, तो आपको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कॉल बैक्स, इनका क्या मकसद होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉल बैक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है, वो है बेसिकली हमारे पास एसिंक्रोनस कॉल बैक। क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया था कि जो येलो कलर में आपको ये कॉल बैक फंक्शन नजर आ रहा है ना, ये है बेसिकली एसिंक्रोनस कॉल बैक। तो ये एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो जब तक रीड फाइल वाला जो फंक्शन है हमारी demo.txt फाइल में से सारा डेटा रीड नहीं कर लेता, तब तक ये जो फंक्शन है ये डिले स्टेट में रहेगा, मतलब ये पेंडिंग रहेगा, ये चलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही रीड फाइल demo.txt से सारा डेटा क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, उसके बाद हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस कॉल बैक। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट जरा अपने माइंड में रखना। फिर यहां पे देखो, अब आपको बताता हूं सिंक्रोनस कॉल बैक की। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना अभी पहले, जिसके अंदर हाई ऑर्डर फंक्शन था, कॉल बैक था, जिसके अंदर यहाँ पे जो शो वन वाला फंक्शन था वो मैं पास कर रहा था अपने दूसरे फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन, और फिर उसको यहाँ पे कॉल कर रहा था। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपके पास सिंक्रोनस कॉल बैक की, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारे कॉल बैक फंक्शन है उसको वेट नहीं करना पड़ रहा, मतलब यहाँ पे हमारा ये जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो डिले स्टेट में नहीं रहेगा, पेंडिंग स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब वो आपके पास इमीडिएटली ही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एसिंक्रोनस हमारे पास डिले लेता है, ठीक है, जब तक उसका जो मेन टास्क है वो कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस कॉल बैक में कोई भी डिले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इमीडिएटली आपका जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ सिंक्रोनस कॉल बैक की। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शंस को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस वेरिएबल का नाम क्या रखा, नंबर्स, और ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली एक एरे है। ठीक है, नंबर्स का आपको एक एरे यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और इसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाले मेथड्स पढ़े होंगे, सॉर्ट, फिल्टर, मैप। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको ये जो एरो नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास है एरो फंक्शन।
मतलब ये जो एरो के लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और एरो के राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा होगा ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम अपनी फंक्शन बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो एक ही लाइन है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा एक लाइन में लिख सकते हो। तो ये जो आपके पास सॉर्ट हो गया, फिल्टर हो गया, मैप हो गया, इसके अंदर ये जो मैं कॉल बैक फंक्शन का यूज कर रहा हूं ना, ये हमारे पास है सिंक्रोनस कॉल बैक्स, क्योंकि यहां पे कहीं भी डिले नहीं आएगा, कोई भी कॉल बैक फंक्शन आपके पास वेटिंग स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब ये इमीडिएटली आपके पास क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो सिंक्रोनस कॉल बैक का एक मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको गौर से देखना। देखो क्या कह रहा है, अ कॉल बैक फंक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस कॉल बैक। मतलब ऐसा कॉल बैक फंक्शन जो कि इमीडिएटली फौरन से एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब जिसको डिले लेना ना पड़े, वो आपके पास कॉल बैक फंक्शन कहलाता है सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड में रखना। फिर आगे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं एसिंक्रोनस कॉल बैक का पॉइंट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, अ कॉल बैक फंक्शन दैट इज ऑफन यूज्ड टू कंटिन्यू और रिज्यूम कोड एग्जीक्यूशन आफ्टर एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड। मतलब वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमारा एक फंक्शन जिसके अंदर हम अपने कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जब वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, अपने टास्क परफॉर्म कर लेता है, उसके बाद हमारे पास कॉल बैक फंक्शन चलता है, और जो भी हमारा रिज्यूम कोड होता है, जो भी हमें एंड में एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो हम अपने उससे कॉल बैक फंक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा फेमिलियर है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो भाई अगर हमें 50,000 रोज अपने डेटाबेस से फेच करनी है, तो जाहिर बात है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक टास्क है। 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख रोज भी हो सकती है जो हम डेटाबेस से फेच करवाएंगे। सेम इसी तरह हमारे पास एक और टास्क होता है जो कि टाइम कंज्यूम होता है, अ फाइल हैज 50,000 लाइंस टू रीड। मतलब चाहे डेटाबेस से आप 50,000 रोज को फेच कर रहे हो या फिर आप किसी फाइल में से 50,000 लाइंस को फेच कर रहे हो, तो भाई ये थोड़ा सा तो टाइम लेंगी ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाले जो टास्क हैं, सपोज करो कि ये हमारे पास 1 मिनट लेंगे अपने टास्क को कंप्लीट होने में, तो जब तक हमारे पास ये 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाता, ये 60 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो डिले स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे हमारे पास 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो रिमेनिंग काम है, मतलब ऐसा काम जिसको हम रिज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम एंड में लिखना चाह रहे हैं, उसको हम यूज करेंगे अपने इस कॉल बैक फंक्शन को। तो ऐसे कॉल बैक फंक्शन कहलाते हैं आपके पास एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शंस की एक एग्जांपल समझाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। भाई देखो, जावास्क्रिप्ट को अगर आपने वेबसाइट्स के लिए यूज किया है या फिर ब्राउजर्स के लिए यूज किया है, तो वहां पे हमें अक्सर इस तरह का एक टास्क देखने को मिलता है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो एक कोड है मेरे पास। यहाँ पे देखो हमारे पास मैंने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाया है जो कि क्या कर रहा है, एक एलिमेंट, एक आईडी है हमारे पास, मतलब समझ लो एक HTML का टैग है, उसको मैं उसकी आईडी से गेट कर रहा हूँ, और उसके अंदर क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। मतलब समझ लो कि ये जो डेमो है ये एक आईडी है जो कि एक पैराग्राफ के टैग के पास भी हो सकती है, H1 H2 के टैग के पास भी हो सकती है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, कॉल बैक फंक्शन है। ये चलेगा कब, यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास एक बटन है, और उस बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे एक इवेंट लगाया है, कौन सा, क्लिक। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई जब हमारा ये फंक्शन, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई जब हमारा ये वाला जो बटन है, जब ये क्लिक होगा ना, उसके बाद हमारा ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा कॉल बैक फंक्शन, ये जो मैंने ऊपर बनाया है। मतलब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक हमारे पास इस बटन के ऊपर क्लिक नहीं हो जाता। तो जब हमारे पास इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, उसके बाद ये जो फंक्शन चलेगा वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी जो कि अक्सर जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करके आए हैं, वेबसाइट के ऊपर काम करके आए हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बताया कि इस तरह का जब आप काम करते हो तो उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो भी बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, अगर किसी ने jQuery का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पे भी हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस का यूज होता है। ठीक है, कौन से कॉल बैक फंक्शंस का, एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शंस का। किस तरह से, यहाँ पे देखो हमारे पास देखो jQuery का एक मेथड है गेट, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कोई URL पास किया है, मतलब किसी URL को हिट किया है, तो जब मैं अपना वो URL एग्जीक्यूट कर लूंगा, उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन चलेगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शन के बाद ये सारा डेटा जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जब मैं इस URL को हिट करूंगा,
तो ये हमें कोई डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब जब ये यूआरएल हिट हो जाएगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, उसके बाद हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा और ये जो भी यूआरएल हमें डेटा प्रोवाइड करेगा वो इस कॉल बैक फंक्शन का जो पैरामीटर है डेटा इसके अंदर स्टोर होगा और फिर उसी डेटा को मैं अपने किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूं। अब सपोज करो कि जो यूआरएल है वो मैंने हिट किया है, अब वो फॉर एग्जांपल 1 मिनट ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में, तो तब तक ये कॉल बैक फंक्शन डिले स्टेट में रहेगा। मतलब तब तक ये कॉल बैक फंक्शन हमारा लोड होता रहेगा। लेकिन जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉल बैक फंक्शन चलेगा। जो भी डेटा हमें रिटर्न हुआ है वो हम किसी टैग के अंदर H1 पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करवा लेंगे और लास्ट में हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि लोड वॉज परफॉर्म्ड या फिर लोडिंग हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अगर किसी ने jQuery पढ़ी हुई है तो उसकी भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दी ताकि जो एसिंक्रोनस कॉलबैक्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। वाइंड अप करने से पहले यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉलबैक के 2 पॉइंट्स हैं, इसको समझते जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, asynchronous callbacks are used to delay the execution of a function until a particular time or event has occurred। देखो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई डिटेल में। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो एसिंक्रोनस कॉलबैक होते हैं ये हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें अपने यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई जो फंक्शन होता है उसको डिले करना हो। जिस तरह मैंने बताया था ना रीड फाइल के केस में, जब तक सारा डेटा रीड नहीं हो जाता तब तक जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है वो नहीं चलेगा, वो डिले रहेगा। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमारा जो कॉलबैक फंक्शन है वो तब तक डिले में रहता है जब तक कोई पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म नहीं हो जाता। जिस तरह से मैंने बताया कि फाइल के अंदर 50,000 लाइंस हैं, तो जब तक 50,000 लाइंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारे पास कॉलबैक फंक्शन नहीं चलेगा। तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये जो हमारे पास कॉलबैक फंक्शन का यूज है वो कब होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको डिले रखना है, मतलब एक टास्क है जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके पास कॉलबैक फंक्शन चले, तो उसके लिए आप यूज करोगे एसिंक्रोनस कॉलबैक्स। लेकिन अगर आपको डिले नहीं लाना, मतलब आप चाह रहे हो कि फौरन से मेरी एग्जीक्यूशन हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे सिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शंस, ठीक है। तो अब आपको टाइप समझ में आ गई, तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से सिनेरियोस के अंदर हम कौन सा कॉलबैक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, Node.js have an asynchronous nature to prevent blocking of execution। भाई देखो ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारा वो जो पार्ट नंबर 8 है ना, जिसके अंदर मैंने बताया कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन Node.js को मैंने कवर किया था, तो आप वो वाला लेक्चर देख लो तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि Node.js के अंदर ये जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है ना, ये वो जो हमारी ब्लॉकिंग ऑफ एग्जीक्यूशन होती है ना कोड की, कि भाई जब तक ऊपर वाला कोड रन नहीं हो जाता कंप्लीटली तब तक नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। इस चीज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन Node.js, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js के अंदर बेसिक टू एडवांस मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।